कहानी की शुरुआत होती है और हमें जोई और उसकी बहन को दिखाया जाता है। उसकी बहन जोई को एक नई कार गिफ्ट में देती है। दरअसल जोई कैलिफोर्निया में अपनी बहन के साथ रहती है, लेकिन अपने काम के सिलसिले से वह अब अमेरिका जा रही थी। दोनों बहनें बोल नहीं सकती हैं, इसीलिए यह दोनों साइन लैंग्वेज में बात करती हैं। जोई की बहन उसे कहती है कि गाड़ी ध्यान से चलाना और ध्यान देना कि अनजान लोगों के पास भी मत जाना। इसके बाद जोई कार को लेने के बाद अमेरिका की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वह बार बार किसी के पास मैसेज कर रही थी। जिसके पास वह मैसेज कर रही थी वो बेन था। ये दोनों रिलेशनशिप में है और जल्द ही शादी करने वाले हैं। रास्ते में जोई कई जगहों पर रुक करके फोटो क्लिक कर रही थी और उन फोटोज को अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज रही थी। सफर को एंजॉय करते हुए वो न्यू मैक्सिको जाकर के पहुंच जाती है। रास्ते में उसे एक इंसान दिखाई देता है जो अपने वैन से कुछ सामान बेच रहा था। जोई इन सामानों को देखती है और उस इंसान से लोकेशन पूछने के बाद वो आगे बढ़ती है। कार को ड्राइव करते वक्त वो फोन को चला रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के पास मैसेज भेज रही थी। जोई देखती है कि अचानक से उसके इस कार के सामने एक इंसान आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में वह अपनी गाड़ी को थोड़ा टर्न ले लेती है। उसी वक्त वो इंसान अचानक से रोड पर गिर जाता है। तभी जोई देखती है कि कुछ गुंडे हैं जो कि एक इंसान को बहुत परेशान कर रहे थे। वे लोग उस इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। जोई के पास मौका था, इसलिए वो रोड पर गिरे हुए इंसान की हेल्प करना चाहती थी। वो उस इंसान के पास जाती है और उसे उठा करके अपनी कार में बैठा लेती है, लेकिन वह खुद जाकर के कार में नहीं बैठ पाती है क्योंकि उससे पहले यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। जोई के हाथ में एक चाकू था जिससे वो इन पर हमला करके इनसे कह रहे थे कि मुझसे दूर हो जाओ। जो बड़े बालों वाला है उसका नाम है वेश। वो चाकू निकालता है और कार में बैठे हुए इंसान के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। यहाँ पर जो टॉम था वो जोई से कहता है कि चाकू मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन तभी जोई जैसे तैसे करके यहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद टॉम गन लेकर के जोई के पैरों पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वह जख्मी होकर के नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये सभी लोग जोई को लेकर के अपने अड्डे पर आते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग जोई को टॉर्चर करते हैं और उसके साथ बहुत सलूक करते हैं। ये सभी लोग एक एक करके उसके साथ गलत काम भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें बेन को दिखाया जाता है जो जोई को लेकर के काफी टेंशन में था कि काफी समय से जोई का कोई रिप्लाई नहीं आया था और कोई फोटो भी नहीं आया था। जोई के साथ गलत काम करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा था। रात के समय में टॉम आता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है और दारू भी पिलाता है। टॉम कहता है कि हम खानदानी कमीने हैं, हमारा पूरा खानदान यही सब काम करता था। हमारे दादा परदादा यही सब लोगों के साथ करते थे क्योंकि उनका मानना था कि लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। वो जोई को एक खोपड़ी दिखाता है जो कि मंगेश नाम के एक इंसान की था। वह भी अपने समय में काफी बाहुबली हुआ करता था। टॉम बताता है कि मंगेश को हमारे परदादा ने ही जान से मारा था। इसके बाद दोस्तों, टॉम उसे छोड़ करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इधर जब जोई अकेली थी तब वो बेन के बारे में सोचे जा रही थी। बेन के बारे में सोचने के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वह अपने हाथों को काफी जोर से खींचती है। उसके हाथों को नुकीले वायर से बांधा गया था। वो वहां से आजाद होकर के जैसे ही बाहर आती है तो जो वेस्ट था वो उसे देख लेता है। वो चाकू लेकर के उसके करीब जाता है और उसे जान से मार देता है। अब अगले दिन सुबह में हमें मॉरिस नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। उसका कुत्ता उसे लेकर के एक बॉडी के पास जाता है और ये बॉडी जोई का था। लोगों ने जोई को खत्म करने के बाद उसे दफना दिया था। मॉरिस उसे लेकर के अपने साथ जाता है और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करता है। वैसे तो वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे जिंदा करने के लिए कुछ काला जादू करता है। ये काला जादू करके वो साफ साफ देख पा रहा था कि आखिर जोई के साथ हुआ क्या है। वो देखता है कि किस तरीके से उन दरिंदों ने जोई को मारा पीटा और उसे टॉर्चर भी किया। इसी बीच अचानक से जोई का शरीर जिंदा हो जाता है। उसके शरीर में अचानक से किसी की आत्मा घुस जाती है। वो काफी खतरनाक दिख रही थी। उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। मोरिस उसके ऊपर मंत्र फूंकता है और उसे गिर देता है। मोरिस के चले जाने के बाद कुछ टाइम के बाद मोई को होश आता है। वो वह से उठ खड़ी होती है और वहां से चलकर के रोड पर आ जाती है। रोड पर उसे फोन दिखाई देता है। वो फोन के पास जाती है और बेन के पास कॉल करती है। इसके बाद जब बेन कॉल को रिसीव करता है
तब इन दोनों की बात होती है। पहले जोई बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो सही से बोल पा रही थी। वो बेन से बात करती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये सुनकर के बेन टेंशन में आ जाता है और कहता है कि तुम वहीं पर रहना, मैं कोल को ट्रैक करके तुम्हारे पास आ रहा हूं। उसी वक्त जोई को रोड पर एक पुलिस की कार दिखाई देती है, लेकिन जब वह पुलिस वाले को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि वो भी उन लड़कों के साथ मिला हुआ है जिन लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की। पुलिस वाला अंदर जाकर के जब ड्रिंक कर रहा था तब जोई भी अंदर आ जाती है। जोई एक कांच की बोतल लेती है और उसे फोड़ने के बाद वो पुलिस वाले के पेट में घुसा देती है। वो पुलिस वाले की अतड्डियों को लगातार बाहर निकाल रही थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि यह सब कुछ जोई नहीं कर रही है, बल्कि उसके अंदर का आत्मा कर रही है। फोन को ट्रैक करने के बाद जब बेन उस लोकेशन पर पहुंचता है तब वह पुलिस वालों को देखता है। वो पुलिस वाले को बताता है कि मैंने आपके पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। मैं जोई नाम करके एक लड़की को ढूंढ रहा हूं जो यहां से कॉल की थी। पुलिस वाला कहता है कि यहां एक लड़की तो थी और उसने कुछ लोगों को जान से मार दिया है। ये सुनकर के बेन कहता है कि जोई ऐसा नहीं कर सकती है, वो बहुत मासूम है। कुछ समय के बाद उस पुलिस वाले को देखने के लिए वो लड़के यहां पर आते हैं जिन्होंने जोई को किडनैप करके रखा था। दरअसल वो पुलिस वाला भी इनका काफी अच्छा दोस्त था। यहाँ पर बेन टॉम के पास आता है और जोई की तस्वीर दिखाकर कि उससे उसके बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर ये लोग कोई लफड़ा नहीं करते हैं, बल्कि बेन से कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा है। इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों, अगले दिन सुबह में हमें जोई को दिखाया जाता है जिसकी आंख एक फार्म हाउस के अंदर खुलती है। अब पता नहीं वो यहाँ कैसे आ गई, लेकिन जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वह खुद को देख करके रोने लगती है। इस फार्म हाउस के अंदर उसे ढेर सारा हथियार भी दिखाई देता है। इसके बाद वो जो सभी दोस्त थे वो उस लोकेशन पर जाते हैं जहां इन लोगों ने जोई को गार्ड करके रखा था। यहाँ पर इन लोगों को जोई की बॉडी नहीं मिलती है। यहाँ वेस्ट कहता है कि मैंने उसे अपने हाथों से चाकू घुसा करके मारा था, वो जिंदा कैसे हो सकती है? जिस लड़की ने हमारे दोस्त को मारा वो लड़की कोई और भी हो सकती है। टॉम कहता है कि जब तक मामला शांत ना हो जाए तब तक हमारा यहाँ से गायब हो जाना ही ठीक रहेगा। जिसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घरों पर जाकर के पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। इनके ग्रुप के ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है नोम। वो भी घर जाकर के पैकिंग करके यहाँ से फरार होने वाला था, लेकिन तभी उसे जोई की कार दिखाई देती है जिसको देख करके वह बहुत डर जाता है। उसी वक्त जोई उसके सामने आ जाती है और वह अपने साथ तीर कमान लेकर के आई थी। वो तीर कमान की मदद से नोम के ऊपर लगातार हमला करती है और उसे तब तक मारती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। नोम को जान से मार देने के बाद जोई दोबारा से फार्म हाउस पर जाती है। यहाँ दोस्तों, जोई को इस बात का एहसास होता है कि उसके शरीर की जो चमड़ी है वह शायद गल रही है। जब वह अपने हाथों पर लगे हुए कपड़ों को हटाती है तब उसे अपने हाथ के अंदर ढेर सारे कीड़े दिखाई देते हैं। इन सब को देख करके वह काफी डर गई थी और इन्हीं का जवाब लेने के लिए वह दोबारा से मॉरिस के पास जाती है। मॉरिस जब उसे देखता है तब उसे मालूम चल जाता है कि वो यहाँ पर जवाब लेने के लिए आई है। मॉरिस बताता है कि जब मैं तुम्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा था तब किसी की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर चली गई। जिस किसी की भी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर गई है वह खून की प्यासी है। जिस इंसान की आत्मा तुम्हारे शरीर में गई है वह भी उन लड़कों से बदला लेना चाहती है, इसलिए वह तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार रही है। तुम्हारे पास भी वक्त बहुत कम है। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो जाओ, क्योंकि तुम्हारा यह शरीर ज्यादा समय तक तुम्हारा साथ नहीं देगा। इधर बाकी के दोस्त जब नोम को लेने के लिए आते हैं तब इन लोगों को उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश को देख करके इन्हें मालूम चल जाता है कि यह सब कुछ वही लड़की कर रही है। वो अभी भी जिंदा है, हमें उसे ढूंढ करके उसे खत्म करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगली बारी हमारी होगी। अब इसके बाद दोस्तों, हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में बैठ करके जोई के बारे में सोच करके रोए जा रहा था। यहाँ दोस्तों, हमें मालूम चलता है कि जोई उसके करीब है। वो बेन के लिए कांच पर एक मैसेज लिखती है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बेन समझ जाता है कि जोई उसके आसपास ही है। वो उसकी एक झलक देख करके जैसे ही उसे ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जा रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर वो लड़के आ जाते हैं जो कि बेन को किडनैप करने के बाद उसे अपने साथ लेकर के जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जोई आ जाती है और वह कोर्डी के ऊपर तीर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके गले में छेद हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है।
जोई को देख करके ये लोग उसके बॉयफ्रेंड को लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जोई एक जंप करके इनके गाड़ी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद जोई और वेस्ट इन दोनों के बीच में काफी समय तक फाइट होती है। वेस्ट उसके ऊपर कई बार चाकू से हमला करता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। टॉम जैसे ही ब्रेक मारता है तो जोई गाड़ी से काफी दूर जाकर के गिरती है। जब वो जख्मी हालत में नीचे पड़ी हुई थी, तब मौका देखकर कि टॉम उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन कुछ समय के बाद टॉम को मालूम चलता है कि उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये लोग बेन को लेते हैं और उसे लेकर के अपने अड्डे पर जाते हैं। दरअसल ये लोग बेन का इस्तेमाल करके जोई को मारना चाहते थे। इन लोगों ने जोई को खत्म करने के लिए कुछ स्पेशल लोग को भी हथियार लेकर के बुला रखा था। जो पुलिस वाला मारा गया, उसका बाप भी कुछ लोगों को लेकर के यहाँ पर आता है। उस पुलिस वाले का बाप कहता है कि मुझे उस लड़की की मौत चाहिए। अब इधर दोस्तों, हम दिखाया जाता है कि जोई काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। उसका पेट कट चुका था, उसका हाथ भी टूट चुका था, लेकिन टेप की मदद से वह एक बार फिर से सब कुछ जोड़ लेती है। जिस इंसान की आत्मा उसके शरीर के अंदर थी, अचानक से वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है। पता नहीं वो किसकी आत्मा थी, लेकिन वो जमीन पर अपने हाथों को पीटता है और जमीन के अंदर से ढेर सारे हथियार को बाहर निकालता है। हथियार को लेने के बाद वो एक बार फिर से जोई के शरीर में चला जाता है। इसके बाद वो लड़कों को खत्म करने के लिए उनके अड्डे पर आता है। उस लड़की को जान से मारने के लिए सभी लोग हथियार लेकर के अलग अलग लोकेशन पर चले जाते हैं, लेकिन जोई भी इन्हें आराम से ढूंढ लेती है और एक एक करके इन्हें जान से मारने लगती है। इस तरह से जोई इस गैंग के काफी सारे लड़कों को जान से मार देती है। सबको मौत की घाट सुला देने के बाद आखिरी में बचा हुआ था टॉम। अब हमें बाहर के साइड में पुलिस वाले को दिखाया जाता है। उसी वक्त टॉम भी गन लेकर के बाहर आ जाता है और कहता है कि वो लड़की अंदर है। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाले को गन से शूट कर देता है। इसके बाद टॉम गाड़ी को लेता है और यहाँ से कहीं चला जाता है। इधर बेन को अभी भी उन लोगों ने बांध करके रखा था। जब वो बंधा हुआ था, तब जोई उसके करीब आती है। वो बेन के पीछे खड़ी थी, लेकिन फिर भी बेन उसे आईने में देख लेता है। इसके बाद जब जोई उसे छोड़ करके जाने लगती है, तब बेन कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी। अब इसके बाद दोस्तों, हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो कि मोरिस के पास आता है और उससे कहता है कि उस लड़की को कैसे मारा जा सकता है। जिस पर मोरिस बताता है कि उस लड़की के अंदर उस इंसान की आत्मा है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने मारा है। वो बदला लेना चाहती है, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करना चाहती है। उसका नाम है मैग्नस, और अगर तुम उसे खत्म करना चाहते हो तो उसके कंकाल को ला करके तुम्हें यहाँ पर दफनाना होगा। ये जानने के बाद टॉम भाग करके घर जाता है और सारे कंकाल को लेने के बाद वापस इसी लोकेशन पर आता है। गड्ढा खोदने के बाद जब वह सारे कंकाल को बाहर निकालता है, तब उसे मालूम चलता है कि इन कंकालों में मैग्नस का कंकाल तो है ही नहीं, क्योंकि उस कंकाल को लेने के बाद मैग्नस पीछे खड़ी डी था। मैग्नस को खत्म के करने के लिए टॉम जाकर के एक चेन मशीन को बाहर निकलता है और उससे जॉय के ऊपर हमला करता है, लेकिन को मैग्नस से जीत नहीं पाता है और वो टॉम के एक हाथ को ही काट देता है। टॉम का हाथ कट जाने के बाद उसे मौका मिलता है और वह उसके गले पर वार कर देती है, लेकिन इसी दौरान टॉम को भी एक मौका मिल जाता है। वह चेन मशीन से जोई के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देता है। कुछ समय बाद जब बेन वहां पहुंचता है तो वह जोई की क्षत विक्षत बॉडी को देखता है। उसका आधा शरीर गड्ढे में था और वह खुद को दफनाने की कोशिश कर रही थी। बेन को देखते ही जोई उससे विनती करती है कि वह उसे जिंदा जला दे, क्योंकि केवल जलाने से ही उसकी पूरी तरह से मौत हो सकेगी। बेन उसके ऊपर ऑनेल डालकर उसे आग लगा देता है, जिससे जोई की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और मैग्नस की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।